प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से और भारत में रासायनिक उर्वरकों के उद्योग के संबंध में जानकारी देंगे। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो आपके सामने भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं, उसमें जो भी क्षेत्र आप देख रहे हैं, इन डॉट पॉइंट्स के साथ में जिन शहरों के या स्थानों के नाम लिखे हुए हैं, वो भारत के केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के जो सेंटर हैं उनको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम ये देखेंगे कि शुरुआत में भारतीय कृषक था, वो परंपरागत तकनीक से खेती करता था, जिसके पास अपने खुद के ही बीज हुआ करते थे और खाद के मामले में देसी खाद हुआ करता था, जो उसके पशुओं के और मलमूत्र आदि से इकट्ठा करके और वो समय समय पर डालता था। लेकिन देसी बीज और देसी खाद इनके कारण और सिंचाई की सुविधाओं के अभाव की वजह से इस प्रकार के निवेश में कमी की वजह से और उत्पादन कम होता था। तो 1966 और 67 में और हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति में और उत्तम किस्म के बीज तो थे ही, उत्तम किस्म के बीज तो थे ही, लेकिन इसके साथ जो एक चीज़ महत्वपूर्ण थी वो थी रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, जिनसे और किसी भी फसल में उस पौधों को तीव्र गति से और ग्रोथ दी जा सके, जैसे कि यूरिया, अमोनियम फास्फेट, डीएपी आदि बहुत सारे जो केमिकल थे फर्टिलाइजर्स वो इस्तेमाल किए जाने लगे। तो आज हम देख रहे हैं कि उसका दुष्प्रभाव इतना हो गया है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, राजस्थान के क्षेत्र में और पंजाब हरियाणा क्षेत्र में और गेहूँ आदि में इतना फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर डाला जा रहा है कि कैंसर का कारण हो गया, कैंसर। और वहाँ का जो अंडरग्राउंड जो जल है, भूमि का जो जल है, वो भी और प्रदूषित हो गया। आसपास का जो जल है, चाहे वो झील तालाब का जल हो, वो जो केमिकल या पेस्टिसाइड्स मिला हुआ जल जब ये क्षेत्र में जाता है तो वो झील अथवा तालाब भी प्रदूषित हो गया है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है धीरे धीरे। साथ में ही ये देखने में आया है कि जिस भूमि पर बार बार और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, उस भूमि को और उससे अधिक या उतना ही प्रति वर्ष केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए। कम की स्थिति में और उत्पादन नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उत्पादन बिल्कुल नहीं हो पाता है, और ऐसी स्थिति में खेत बंजर रह जाता है। तो बंजर रहने लग गए, और इसको हम बोलते हैं मृदा प्रदूषण। कि आओ, या तो मृदा किसी केमिकल की वजह से प्रदूषित हो गई है अथवा खेत बंजर हो गए हैं और उसको उत्पादन नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति आज हमें देखने को मिल रही है। तो पहले हम ये देखेंगे कि आखिर रासायनिक उर्वरक जो इंडस्ट्री है और वो कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से उसमें केमिकल्स आते हैं। तो सामान्यतः उसमें हम देखते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, गंधक, ये सामान्यतः केमिकल फर्टिलाइजर आते हैं। भारत में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास उर्वरक उद्योगों की स्थापना पर अधिक बल दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें और पोटेशियम आदि जो फास्फेट है वो आयात किए जाते हैं, आयात करना पड़ता है। हालांकि इस प्रकार के इंडस्ट्री स्थापित हो रहे हैं भारत में। जो इस प्रकार का जो इंडस्ट्री का जो प्रथम प्रयास था वो तमिलनाडु में और रानीपेट एक जगह है,
और में 1906 में ये प्रयास हुआ था। यहाँ सुपर फॉस्फेट का उत्पादन हुआ था। 1944 में हम देखेंगे कि कर्नाटक के वेले और गुला में और इस प्रकार का प्रयास हुआ था, जहाँ अमोनियम और इंडस्ट्री स्थापित हुई। केरल के अलवाय एक जगह है महत्वपूर्ण, केरल के अलवाय में, और 1947 में इस प्रकार का प्रयास हुआ था, जहां अमोनियम और सल्फेट का कारखाना स्थापित हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे और स्वतंत्र भारत तक और इस प्रकार के कई कारखाने केमिकल फर्टिलाइजर्स के स्थापित होने लगे। एक महत्वपूर्ण जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इंडस्ट्री थी वो सिंदरी में स्थापित हुई, और ये 1951 का में कारखाना स्थापित हुआ रासायनिक उर्वरक का। इसके बाद ट्राम्बे और नागेल में 1956 में। आप इन जगहों को देख सकते हो। मैं सिंदरी और ट्राम्बे को दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। आप ये देखें कि ये सिंदरी है और बिहार में, और ये आपका ट्राम्बे है महाराष्ट्र में। इस प्रकार कारखाने इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता रहा और उत्पादन भी बढ़ता गया। बाद में भारत के उर्वरक निगम यानी कि FCI फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI द्वारा और उर्वरक की नवीन इकाइयाँ स्थापित की गईं, और उसमें रामगुंड, तलचर, रामगुंड यहाँ विशाखापत्तनम के पास है आंध्र प्रदेश में, तलचर यहाँ उड़ीसा में है, और बरौनी कोरबा में स्थापित, बरौनी बिहार में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, इस प्रकार स्थापित किए गए। धीरे धीरे इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिला और भारत उर्वरक निगम यानी कि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCI तथा रासायनिक लिमिटेड ट्रावनकोर फैक्ट, मद्रास उर्वरक लिमिटेड, ये कई कंपनियां बनी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में, और कानपुर की IEL, दिल्ली की DCA, सिकंदराबाद की कोरोमंडल, चेन्नई की EID, ऐसी कई और सार्वजनिक और निजी कारखाने स्थापित हुए फर्टिलाइजर्स के। उर्वरक उत्पादन बढ़ता रहा और बढ़ता रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए और 1974 में और एक संगठन स्थापित किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय उर्वरक निगम यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स और कॉरपोरेशन, तो इस प्रकार NEL स्थापना की गई, और इसके अधीन 5 नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादन इकाइयाँ कार्यरत हैं। इसी प्रकार और ये निगम नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन करता है, NEL राष्ट्रीय उर्वरक निगम, और इसके अतिरिक्त केरल के उद्योग मंडल और कोचीन में नाइट्रोजन जो उर्वरक है फैक्ट, उसका उत्पादन भी कार्यरत हैं, इसकी इकाइयाँ कार्यरत हैं इसमें। इसके अतिरिक्त असम में जो नामरूप है, असम में एक जगह है नामरूप, इसमें आप देखेंगे, इसमें प्रदर्शित नहीं किया है नामरूप, असम में एक जगह है नामरूप, और नामरूप में 3 इकाइयाँ। इसके अतिरिक्त दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, और दुर्गापुर तथा बिहार में बरौनी बिहार में, और यहाँ पर एक रिफाइनरी भी है। तो ये उर्वरक इकाइयाँ स्थापित की गई जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के अधीन संचालित हैं। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन HFC के अधीन कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त उर्वरक उत्पादन कार्य सहकारी क्षेत्र में भी हो रहा है, जिसका संचालन IFFCO द्वारा और कृपको द्वारा हो रहा है। ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, IFFCO और कृपको। IFFCO ये IFFCO है, और एक है कृपको। ये 2 जो कंपनियां हैं वो दोनों ही सहकारी क्षेत्र में हैं।
सहकारी क्षेत्र में। अब आप ये देखेंगे कि इनके जो नाम हैं वो कृपको का नाम है। कृपको एक हिंदी शब्द है और इसका हिंदी शब्द के नाम पर ही नामकरण हुआ है। कृषक, क्रय से कृषक और भा से भारतीय, कृषक भारतीय, और कोऑपरेटिव लिमिटेड, को से कोऑपरेटिव लिया है, कोऑपरेटिव। इसी प्रकार इफ़को का नाम भी बहुत बड़ा मशहूर है केमिकल उत्पादन में, और ये सहकारी क्षेत्र में इसका नाम है कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इन जगहों पर जो उर्वरक के केंद्र बनाए हुए हैं, आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, वो आखिर इन जगहों पर ही क्यों, आखिर क्या वजह है किसी केंद्र को स्थापित करने की, उसके स्थानीयकरण के क्या कारक होते हैं जो उस क्षेत्र में मौजूद होते हैं, अथवा ऐसी व्यवस्थाएं कृत्रिम रूप से की जाती हैं। तो अन्य उद्योगों के समान ही और उर्वरक उद्योग के में जो स्थानीयकरण में जो महत्वपूर्ण है वो है कच्चा माल, मांग, सस्ता और श्रमिक हो, पर्याप्त मात्रा में पूंजी हो, ये कुछ मुख्य कारक होते हैं। लेकिन उर्वरक उद्योग का जो कच्चा पदार्थ है वह है नेपथा। नेपथा एक कच्चा पदार्थ है। अब नेपथा कहाँ मिलता है? नेपथा ज़्यादातर मिलता है रिफाइनरीज के नज़दीक। रिफाइनरीज को हिंदी में बोलते हैं तेल शोधनशाला, तेल शोधनशाला। तो रिफाइनरीज के नज़दीक और ये स्थापित किए जाते हैं क्योंकि रिफाइनरीज से और नेपथा का निर्माण होता है, और या फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से मंगाया जाता है। तो ये है नाइट्रोजन युक्त खाद निर्माण में सर्वाधिक काम में आता है, यानी कि रिफाइनरी से नेपथा प्राप्त होगा और नेपथा से ज़्यादातर नाइट्रोजन युक्त खाद बनेगी, जैसे यूरिया में नाइट्रोजन भारी मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त के कोयला, इलेक्ट्रॉनिक, हाइड्रोजन आदि भी कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण केंद्र हैं रासायनिक उर्वरक उत्पादन के। तो पहला हम लेते हैं तमिलनाडु। दक्षिण का राज्य है तमिलनाडु, और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उत्पादन के केंद्र हैं और लगभग 20% देश का उर्वरक उत्पादित होता है। यहाँ जो मुख्य केंद्र हैं वो एन्नौर, रानीपेट, नेवेली, वेल्लोर, कोयम्बटूर, ये मुख्य केंद्र हैं, और तूतीकोरिन, नेवेली, ये कुछ केंद्र प्रमुख हैं। नेवेली में केवल नाइट्रोजन उर्वरक का ही उत्पादन होता है। नेवेली है, नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त रानीपेट, एन्नौर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कोयम्बटूर, ये आपका कोयम्बटूर है, आप दूसरे कलर से देखें, और इरोड, कोडालूट, तिरुचिरापल्ली, आवड़ी, वेल्लोर, ये कुछ केंद्र हैं। वेल्लोर है। तो तमिलनाडु एक महत्वपूर्ण विशेष रूप से नाइट्रोजन का उत्पादन का और एक केंद्र है, और कुल उर्वरक उत्पादन में यहाँ जितने भी उर्वरक होता है उसमें 70% तो नाइट्रोजन और लगभग 30% और फास्फेट उत्पादित होता है तमिलनाडु में। इसके बाद हम दूसरा स्टेट देखते हैं, वो है उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश में देखें कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो आप देखें कि लगभग 15% उत्पादन होता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन का अधिक उत्पादन होता है, और मुख्य केंद्र हैं कानपुर और आपका फूलपुर, वाराणसी, गोरखपुर, ये कुछ केंद्र हैं। मथुरा में रिफाइनरी है, तो नेपथा यहाँ से कच्चा माल के रूप में मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे केंद्र हैं, आमला, बबराला, शाहजहाँपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, गोरखपुर, ये केंद्र हैं। इसके बाद हम देखेंगे गुजरात, और गुजरात में कुछ केंद्र बहुत बड़े बड़े हैं, और इसमें भड़ौच यहाँ बंदरगाह है, और भड़ौच तथा कलोल से नाइट्रोजन का और बड़ौदा से नाइट्रोजन फास्फेट का उत्पादन होता है। तो ये अहमदाबाद, बड़ौदा और कांदला ये बड़े बड़े केंद्र हैं, यहाँ पर
इनके नज़दीक ही रिफाइनरी भी मौजूद हैं। कुछ अतिरिक्त हैं जिनमें भावनगर, मीनापुर, बड़ौदा बंदरगाह आदि। केरल में इससे पहले मैंने एक नाम बताया था आपको जब शुरुआत की थी इस अध्याय की, अलवाय। अलवाय एक बहुत बड़ा केंद्र है केरल में, और यहाँ पर तेल शोधनशालाएँ भी हैं जिनमें यहाँ से नेफ्ता आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो अलवाय के अतिरिक्त उद्योग मंडल और ये कुछ केंद्र हैं। आंध्र प्रदेश को देखें तो हम आंध्र प्रदेश में हम देखेंगे कि विशाखापत्तनम और रामगुंडम दो बड़े केंद्र हैं। विशाखापत्तनम आपको देख रखा है, रामगुंडम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो विजान विशाखापत्तनम के पास। तो इसके अतिरिक्त जो हैं भोला अली और तादे अली, तुनुक, निदा, दाबुल, ये कुछ केंद्र हैं। और मुख्यतः यहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस का उत्पादन होता है, क्योंकि भारत में नाइट्रोजन और फास्फोरस का ही ज़्यादातर उत्पादन होता है। हमें पोटेशियम तो पूरी तरह से विदेशों से ही आयात करना पड़ता है। झारखंड को देखें तो झारखंड में और अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन, फास्फेट आदि उर्वरकों का उत्पादन होता है। और यहाँ पर आप देखें कि ये जो क्षेत्र है कोरबा, ये जो क्षेत्र है ये मुख्यतः और झारखंड का क्षेत्र है। दामोदर नदी का पर्याप्त मात्रा में और जल मिल जाता है, जल दामोदर नदी से मिल जाता है। और कोयला यहाँ पर्याप्त मात्रा में, जिसमें झरिया एक बड़ी खान है, झरिया। इस प्रकार पर्याप्त मात्रा में कॉलेज की फोटो है तो प्रिंसिपल साहब को फोन आ रहा है तो फिर वो यूँ कह रहे हैं खींच के एक बार भेज दें मेरे पास। पंजाब को हम देखेंगे कि पंजाब में एक महत्वपूर्ण के जो केंद्र है वो है नांगल, ये नांगल, और इसमें भटिंडा, नांगल कुछ केंद्र हैं। इसके बाद हम देखेंगे उड़ीसा, और उड़ीसा में रूरकेला और तलचेर मुख्य केंद्र हैं। महाराष्ट्र में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में पुणे, ट्राम्बे मैंने बताया था पहले आपको, ये कुछ बड़े बड़े केंद्र हैं महाराष्ट्र में। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो छोटे छोटे केंद्र हैं, हालांकि महाराष्ट्र में मुंबई और मुंबई के आसपास भारी मात्रा में केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, रिफाइनरीज़ हैं, तो वो प्राय वहाँ पर नेफ्ता एक कच्चे माल के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य केंद्र जिनमें बिहार का बरौनी, राजस्थान में कोटा बहुत प्रसिद्ध है, और कोटा है, बरौनी बिहार में है, असम में नामरूप है, और इसके बाद पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा, और कर्नाटक में मंगलौर, बेलागोला, हरियाणा में पानीपत है। ये कुछ केंद्र हैं जो भारत में रासायनिक उर्वरक के और केंद्र हैं। तो निरंतर हम देख रहे हैं कि देश में रासायनिक उर्वरक का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। हालांकि पोटेशियम जैसा, हम इनको बोलते हैं रासायनिक उर्वरकों को NPK या नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसको नाइट्रोजन बोलते हैं, और P को फास्फोरस बोलते हैं, और K को बोलते हैं पोटेशियम। तो भारत ज़्यादातर अपना जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो तो उत्पादन कर लेता है, लेकिन जो कि पोटेशियम है वो ज़्यादातर हम आयात करते हैं हमारे देश में, और कम उत्पादन होता है। तो इस प्रकार आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत में जहाँ रासायनिक उर्वरक का जो इस्तेमाल खेतों में भारी मात्रा में नहीं होता था, आज भारी मात्रा में वो हो रहा है। लेकिन उससे उत्पादन तो बढ़ा ही है, साथ में कुछ पर्यावरणीय नुकसान अथवा भूमिगत नुकसान हुए हैं, और मानव के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो आगे आने वाले समय में और सरकारें ये प्रयास कर रही हैं कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करके और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें जैविक खाद हो और तकनीक भी, और नवीन तकनीक हो, अच्छी किस्म की बीज हो, लेकिन खाद जैविक होनी चाहिए, ताकि मानवीय और मानव के शरीर पर उसका बैड इम्पैक्ट ना पड़े। इसी और प्रयास में और सुधार में हम एक नया वीडियो इसके बाद लेंगे। धन्यवाद।